आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक मेरी यात्रा। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। इन नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मज़ा लिया जा सकता है। यूँ तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर इससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें। नक्शों से यह फायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार होकर कहीं चले जाइए। कोई रोक नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यूँ तो नक्शे में तरह तरह के रंगों से कुछ मदद मिलती है, यह तय करने में कि कहाँ जाएं। जिसे हरी भरी जगह देखनी हो वह नक्शों की हरी भरी जगहों में घूमे। जिसे पहाड़ी प्रदेश घूमने हो वह भूरे या पीले प्रदेशों में चला जाए। और जिसे एकदम अछूते अपरिचित प्रदेश में जाने का जोखिम पसंद हो वह बिल्कुल सफ़ेद हिस्सों की ओर चल निकले। अनादिकालीन बर्फीले मरु प्रदेशों में, जंगलों में, समुद्र द्वीपों में। बचपन में एक नाम पढ़ा था, अमरकंटक। यह नाम ही इतना पसंद आया कि मैंने चुपके से एक कंबल और दो चार कपड़ों का बंडल बना लिया कि अभी चल दूंगा वहाँ के लिए। अभी तक अमरकंटक नहीं देखा है और इस प्रकार उसका कांटा अभी तक सालता ही है। ऐसा ही एक और नाम था, तरंगवाड़ी। यों नक्शों में उसका रूप विकृत होकर त्राकुम्बार हो गया है। तरंगों वाली बस्ती, सागर के किनारे के गांव का यह नाम सुनकर क्या आपके मन में तरंग नहीं उठती कि जाकर देखें? कई नाम भी होते हैं जिनके अर्थ समझ में नहीं आते, पर ध्वनि ही मोह लेती है। जैसे तिरुकुरगुंडी नाम सुनकर लगता है मानो हिरणों का समूह चौकड़ी भरता जा रहा है। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह है कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, और फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटाइए और चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है क्योंकि वह व्यवस्थित तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर ऐन मौके पर चल दीजिए कहीं और को। जैसे ही घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में मुंबई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक मुंबई का सीज़न देखने जा रहा है। अब मगर चुपके से पैक कर दीजिए गर्म कपड़े और निकलिए बर्फ से ढके श्रीनगर में। लेकिन अपनी भी कुछ बात कहूँ, मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ। यह तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं जब निकलता हूँ तब तीसरा तरीका अख्तियार करता हूँ। जैसे कहा तो सबसे यह है कि मुंबई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो यह तय करके कि नैनीताल जा रहे हैं, और वहाँ से हिमालय के भीतरी प्रदेशों में, और इस तरह जा निकले शिलोंग। शिव सागर से आगे सोनारी के पास डीखो नदी की बाढ़ में कैसे फंस गया, इसका यही रहस्य है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। यह वह यों कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, और घोड़े के कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो नहीं था, पर दांत मांजने के लिए ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े, यह हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी। शिवसागर से कोई 18 मील दूर। वहाँ भी नाम के आकर्षण से चला गया था। यूँ असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है, सुबनश्री, सोनभराली, सोनार, असम आदि। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था। सोचा एक नया टूथब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की एक डिबरी ठीक करवा कर लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल निकलता रहता था। देखा कि सब और पानी ही पानी है। सड़क का कहीं पता नहीं लगता, सिर्फ पेड़ों की कतार से अंदाज़ा लग सकता था। पानी बड़े ज़ोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था।
क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि पीछे भी पानी ही था। थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल निकलता रहता था। इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा। 3 घंटे बाद लौटने लगा तो देखा कि सब और पानी ही पानी है। सड़क का कहीं पता नहीं लगता, सिर्फ पेड़ों की कतार से अंदाज़ा लग सकता था। पानी बड़े ज़ोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था। क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि पीछे भी पानी ही था। थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे, उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे। मैंने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैंने बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय बागानों में से होकर। यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसे नाव से पार करना होता था। तो मैंने सोचा इसी रास्ते चलें, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए, वह भी मुश्किल से। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बाढ़ आई हुई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। एक भैंस भी बहती हुई आई और पेड़ पौधों की तो गिनती ही क्या। उस पार नदी का कगार ऊंचा था, मोटर के लिए उतरा बना हुआ था, लेकिन नाव के किनारे तक तो जो तख्ते डाले गए थे वे ठीक नहीं थे। मोटर जब तख्तों पर आई और नाव एक तरफ को झुकी तो फिसल गए। नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं तो मोटर में ज़ोर से ब्रेक दबाए बैठा था, उतर कर संभाल नहीं सकता था। खैर, आधा घंटा तक उस स्वर्ग की नसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला का खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, वहां मोटर रोककर चाय की तलाश की। वहीं सोनारी से आगे 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी से निकल कर आए हैं। साइकिलें कंधों पर उठाकर, और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था, इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया, पर मेरे सिर पर भूत सवार था और हर धर्मिता का अपना अनूठा रस होता है। रात शिवसागर पहुँचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया। सवेरे सवेरे चलकर 128 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ पहुँचे। वहाँ एक पैंट कमीज खरीद कर कपड़े बदले, रात के लिए एक कंबल खरीदा। मन ही मन अपने को कोसा कि न नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी से निकले होते, ना यह मुसीबत होती, क्योंकि ऐसी कोई तात्कालिक आवश्यकता तो थी नहीं। न मोटर की डिबरी का मामला ही इतना ज़रूरी था, लेकिन उपाय क्या था। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे, किताबें तो गल ही गई थीं। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे में अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। आप भी चलते फिरते नजर आइए। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना तो अंत है।